इंसानों का जो सफ़र होता है वो सेकंड ड्रॉप से शुरू हो जाता है। मैं कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं था क्योंकि मेहनत सब करते हैं, न कि केवल एक टॉपर बच्चा ही मेहनत करता है कि उसने 720 लाया। ख़्याल आया था कि यार वापस से कोटा चलते हैं, तैयारी करते हैं। 2-3 चीज़ें कि आपको एटलीस्ट जो नीट का बच्चा होता है उसको बहुत ध्यान रखनी होती है। अब तक हम एग्ज़ाम में बैठने के लिए काबिल नहीं हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित तिवारी और मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। मैं एक मामूली किसान परिवार से आता हूं, इतने मामूली कि हमें अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मेरे दादाजी के पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। बात 2018 की थी। जो डॉक्टर बनने का जो विज़न था वो हमें मेरे दादाजी ने ही दिखाया था कि तुम्हें दुनिया का अब तुम्हें एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है और उत्तर प्रदेश में ही रह के लोगों के बीच के लोगों की सेवा करनी है। 2018 में ही दादाजी की तबीयत ख़राब होती है और उनको दिखाने के लिए हम अपने चाचा लोगों के साथ पीजीआई गए हुए थे और वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे। अब उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ, बट उन्होंने इतना मिसबिहेव किया था उनके साथ में कि ये बात मुझको मेरे दिल पे लग गई थी कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर ही बनना है और मैं बन के रहूँगा। इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोटा जाना था और परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी कि एक साथ लाखों रुपए इन्वेस्ट कर सके मुझ में। लेकिन मैंने दादाजी से बोला कि मुझे कोटा जाना है और उन्होंने किसी भी तरीके से अपनी पेंशन की मदद से ही उन्होंने कहाँ से किया, उन्होंने कभी उसका जिक्र नहीं आने दिया कि मैंने ये पैसे कहाँ से इकट्ठा किए। हाँ, फिलहाल उन्होंने उन पैसों को इकट्ठा किया और मुझे कोटा भेजने की तैयारी में लग गए। मैं किसी भी तरीके से कोटा पहुंच जाता हूं। मैं वहां पे एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता हूं। उस टाइम पे जो एलन करियर की जो फीस थी वो 1 लाख रुपए थी और उस साल इतने सेटिस्फाइंग मार्क्स नहीं थे। उस साल मेरे जो मार्क्स थे वो 180 थे। एक इंसान जब 1 लाख रुपए खर्च करता है और एक साल बाद जब उसको रिजल्ट आता है वो 720 में से 180 नंबर आता है, तो इट वॉज नॉट जस्टिफाइड एट एनी कॉस्ट। फैमिली वॉज लाइक फैमिली पूरी तरीके से टूट चुकी थी। 180 नंबर आ रहे थे 600-720 में से और कट ऑफ जो थी वो 550 जा रही थी। परिवार इतना टूट चुका था कि मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं था। मैं घर के बाहर जाना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। रिजल्ट आता है, एक सीख मिलती है, एक अनुभव वहाँ से लेता हूँ, आगे बढ़ता हूँ सफ़र में। दादाजी पूछते हैं कि क्या तुम्हें वापस से जाना है कोटा? बड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो डिसीज़न ले पाना कि जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशंस मैं जानता था कि उन सिचुएशंस के बीच में लाखों रुपए का सपोर्ट प्लस महीने का जो एक खर्च होता है वो दे पाना एक नॉर्मल स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी रिस्की था और एक काफ़ी स्ट्रगलिंग था। मैं नहीं समझ पाता था कि वो अफ़ोर्ड कर पाएँगे और इसलिए मैं परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन किसी भी तरीके से मैंने दोबारा से हिम्मत जुटाई, दोबारा से जो मुझे अनुभव मिला था पहले साल का उसे इकट्ठा किया। दोबारा से मैं कोटा कोटा पहुँचने के लिए मैं निकल पड़ता हूँ जौनपुर से। वहाँ पहुँचता हूँ, फिर से मैं तैयारी शुरू करता हूँ। मैंने अगेन एलएन में अपना एडमिशन कराया, एलएन से अपनी तैयारी शुरू करी वहाँ पे। उसके बाद में मैंने ये दूसरा साल था, हमारा दूसरा अटेम्प्ट था। लोग पूछते थे कि क्या चल रहा है कैसा चल रहा है? उनसे बोलता था कि नहीं, सब चीज़ें अच्छे चल रही हैं। और इन सब स्ट्रगल के बीच पहले अटेम्प्ट में जो मेरे मार्क्स थे 180 थे, सेकंड अटेम्प्ट में जो मेरे मार्क्स थे वो 310 थे। और जब आप 1-2 साल प्रिपरेशन कर लेते हैं तो तीसरे साल से खुद से सवाल उठने लगता है, तो क्या आप अगली बार खुद क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप सही मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वही सवाल मेरे अंदर से उठने लगा क्योंकि क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ? लेकिन एक उम्मीद थी कि हाँ, मुझे डॉक्टर ही बनना है। फिर मेरे दादा की तबीयत और बिगड़ती है और उनको स्मॉल इंटेस्टाइन में कैंसर हो जाता है और वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे उससे कम अप करता हूँ। और काफ़ी ज़्यादा खर्च उसमें लगे मेरे परिवार के, मतलब उनमें जो उनका जो ऑपरेशन था उस टाइम पे शायद 3 या 4 लाख रुपए लग गए थे उस ऑपरेशन के दौरान में। अब परिवार इमोशनली और फाइनेंशियली इतना कमज़ोर हो चुका था इन सब के बाद में, मेरे दादाजी के ऑपरेशन के बाद में, कि अब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं वापस से कोटा जाऊं और नाम लिखा के तैयारी शुरू कर सकूं। तो मैंने किसी भी तरीके से खुद को समझा लिया कि अब मुझे खुद से ही पढ़ना है और खुद से इस डॉक्टर बनने का सपना जो है पूरा पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं घर पे रहूँगा, खुद से पढ़ूंगा, सेल्फ स्टडी करूँगा, पेपर एनालिसिस करूँगा, जो भी चीज़ें हैं मैं खुद से करूँगा और डॉक्टर बनूँगा। मैंने तैयारी घर पे शुरू करी। उस बीच कोरोना आ गया। चीज़ें एग्ज़ाम जो मेरा मेरा जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन होता चला गया और समय था 2022 का।
इतना क्रिटिकल सिचुएशन था कि 17 जुलाई को मेरा पेपर था और 11 जुलाई को मेरे दादाजी की डेथ हो जाती है। मेरा उस टाइम पे जो मेरा फिजिकल बैलेंस था, जो मेरा सोशल बैलेंस था, जो मेरा मेंटल बैलेंस था, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका था, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था कि जो इंसान मेरे पीछे से मुझे सपोर्ट करने वाला था, आज वो उस दुनिया में नहीं रहा। किसी भी तरीके से जो चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, रिवीजन चल रहा था, मैंने कर रहा था, मैं जाके पेपर दिया और इतने ज़्यादा सेटिस्फाइंग मार्क्स नहीं आए। नंबर जो आया उस साल आए वो 540। ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और चौथे अटेम्प्ट में मेरे 540 नंबर आए। तो परिवार ने पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दिया था कि अब मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तानों का जो सफ़र होता है वो सेकंड ड्रॉप से शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे अपने जीवन में इस फोर्थ अटेम्प्ट तक आते आते मुझे इतने ताने सहने पड़ेंगे, इतने ताने सुनने पड़ेंगे, मैंने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था। लेकिन ऐसा लगता था कि चारों तरफ से मुझे ताने मिल रहे हैं और तानों की बरसात होने लगी। लेकिन मेरे अंदर एक जज्बात था, एक सपना था, एक साहस था कि मुझे कुछ करना है और अपने कुछ कर गुजरने के लिए मैं अपने वापस से डॉक्टर बनने के सपने के लिए अपने वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ता गया। 2023 में दादाजी की 11 जुलाई को उन्होंने एक्सपायर किया था। 17 जुलाई को मेरा पेपर था, पेपर दे के आया और मैं मेरा बीएचयू का रिजल्ट आया हुआ था। मैंने बीएचयू से बीएससी के लिए फॉर्म डाला हुआ था और मैंने स्टेट में 25 रैंक हासिल किया हुआ था। बीएचयू मेन कैंपस मुझे मिल रहा था। इन सब के बावजूद मेरे परिवार वालों ने बोला कि तुम बीएससी कर लो, डॉक्टर का सपना छोड़ दो यहाँ पे क्योंकि तुम लगता है तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा है कि तुम डॉक्टर बनो। लेकिन मैं कभी भी किस्मत को दोष नहीं देता हूँ, मैं हमेशा कर्म पे विश्वास रखता हूँ। मैंने हमेशा अपने कर्म के ऊपर विश्वास रखा कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, ये मैं कर सकता हूँ और मैं डॉक्टर बनूंगा। मैंने मम्मी से 6,000 रुपये लिए थे बीएचयू की काउंसलिंग के लिए। वो 6,000 रुपये लेके मैं बीएचयू जाता हूँ बनारस काउंसलिंग के लिए। और जब मैं बीएचयू ट्रॉमा सेंटर के बाहर से निकलता हूँ, जब बच्चों को देखता हूँ वाइट कोट और स्टेथोस्कोप के साथ में, तो मेरे अंदर का जो सपना था वो वापस से जाग जाता है कि यार नहीं, मैं बीएससी नहीं कर सकता हूँ। और मैं उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि मैं बीएससी नहीं करूँगा, बनूंगा तो डॉक्टर ही बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। मैं वहाँ से बीएचयू ट्रॉमा सेंटर से बाहर वापस घर पे आ जाता हूँ और पापा को ये बात नहीं पता होती है कि मैंने एडमिशन लिया कि नहीं लिया। मैं जैसे घर पे आता हूँ, पापा मुझसे पूछते हैं कि तुमने एडमिशन ले लिया? तो मैंने बोला कि हाँ पापा मैंने एडमिशन ले लिया। फिर वापस जब रूम में अंदर जाता हूँ तो मैंने मम्मी को वापस 6,000 रुपये वो दे देता हूँ। बोलता हूँ मम्मी पापा अगर पूछेंगे तो बोल देना मैंने एडमिशन ले लिया। और बगल में एक महादेव का मंदिर था, मैं वहाँ गया और मैंने इतना रोया कि उस टाइम पे शायद मेरे पास मुझे संभालने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि मेरे दादा ही जी थे जो मुझे संभालते थे। इतना रोया कि शायद अब क्या कर सकूं, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा ये चौथा फेलियर था और मैं बीएससी भी नहीं कर सकता। मैं जस्ट एक 12th पास स्टूडेंट था और उसके बाद में मुझे क्या करना चाहिए मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मांगूं किससे पैसे लूं, कैसे क्या करूं, कुछ भी नहीं आ रहा था मेरे दिमाग में। फिर वहाँ पे पता नहीं एक मेरे दिमाग में जस्ट एक व्यू आया था, एक ख्याल आया था कि यार वापस से कोटा चलते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन परिवार की इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं सही थी कि मैं किसी से बोल पाऊँ, क्योंकि अभी दादाजी की डेथ हुई थी। कुछ ऐसे रिचुअल्स होते थे कि इतने ज़्यादा खर्चे हो चुके थे कि अब मैं परिवार से नहीं बोल पाता कि अब मुझे वापस से 1.5 लाख रुपए दो और पर मंथ 10,000 रुपये मुझे चाहिए कि वहाँ पे रहने के लिए। इन सब फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए मैंने किसी से बोलना उचित नहीं समझा। मैं महादेव से बोलता हूँ कि हे मालिक, अब आप ही कुछ करिएगा, कि आप ही कुछ रास्ता दिखाइए, क्योंकि अब मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे क्या करूँ। फिर वहाँ से मेरे दिमाग में जस्ट एक ख्याल आता है कि मैं बोलता हूँ मैं कोटा जाऊँगा। मैं आके बोलता हूँ अपने घर पे, मैं मम्मी से बोलता हूँ मम्मी मैं कोटा जाऊँगा। एंड माई मदर वॉज लाइक, शी वॉज टोटली शॉक्ड। क्या तुम वापस कोटा जाओगे, कैसे? तो मैं बोल रहा जाता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या होता है। 6,000 रुपये आपके पास पड़े जो मैंने अभी कल ला के दिए थे। बोलती है हाँ 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये में हो जाए तो चले जाओ। तो मैं बोलता हूँ कि देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। फिर मेरे छोटे भाई ने वापस से कुछ पैसों का बंदोबस्त किया वहाँ से कि मैं वापस कोटा जाऊँ और अपनी पढ़ाई को एक सही मुकाम तक पहुँचा पाऊँ। और इस योगदान को मैं शायद अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता कि वो छोटा होकर मेरे लिए इतना बड़ा योगदान मेरे लिए किया। उसने मेरे लिए टिकट निकाला, मैं वापस
कोटा पहुंच जाता हूं, वापस से उन गलियों को देख के चकाचौंध रहता हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 4 साल बाद वापस मुझे फिर इस गलियों में आना पड़ेगा। लेकिन इस बार मैंने फिर एलएन में एडमिशन नहीं लिया। मैंने सेल्फ प्रिपरेशन करने की ठानी थी कि मैं सेल्फ से पढ़ के ही निकालूंगा। मैंने बस एलएन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और घर पे ही बैठ के पढ़ना शुरू किया। ओवरऑल जो मेरे नंबर थे वो 600 के आसपास बढ़ते चले गए। तो एक परिवार को होप मिला कि हो सकता है कि इस बार हो जाए। इसी बीच मैंने बिना बताए मैं वापस जब कोटा आ गया था तो मेरे चाचा लोग जो थे हमसे नाराज़ थे कि तुम बिना बताए वहाँ से हम लोगों से बिना पूछे तुम वहाँ पे चले गए थे। तो हमने उनसे कहा कि हम लोग मैंने आपसे पूछा नहीं, इसके पीछे ये रीज़न नहीं था कि हम आपको मानते नहीं। इसके पीछे का रीज़न ये था कि परिवार इतना ज़्यादा फाइनेंशियली वीक हो चुका था कि मैं आपसे किस मुंह से बोलता कि मुझे वापस से चौथे फेलियर के बाद में, चौथे अटेम्प्ट के बाद में मुझे वापस से आपसे 1.5 लाख रुपए चाहिए। मैं किस मुंह से आपसे मांगता? क्या एक जस्टिफाइड स्टेटमेंट आपके सामने क्या देता कि आप मुझे वापस से 1.5 लाख रुपए दे देते? फिर मैं खुद से तैयारी शुरू किया वहाँ पे कोटा में, अकेले एक रूम में अपने आप को बंद किया। एक हौसला था, एक उम्मीद थी, अपने आप को एक रूम में बंद किया, वापस से पढ़ाई शुरू करी। आप जब कई बार जब फेल हो जाते हैं ना, तो आपको चीज़ें नई नई शुरुआत करनी होती हैं। आपको एक अनुभव होता है, उस अनुभव के साथ आपको शुरुआत करनी होती है। जब आप उस अनुभव के साथ शुरुआत करते हैं तो अब आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। मैंने उस जो मैंने 4 साल का फेलियर था, जो जो मैंने गलती करी, उस फेलियर से सीखते हुए मैंने इस साल की शुरुआत करी। जो जो गलतियाँ मैंने पिछले सालों में की थी, उन गलतियों को ना करूं, उन गलतियों को टालते हुए, उन गलतियों को इग्नोर करते हुए मैंने अपने स्टडीज़ पे अच्छे से फोकस करते हुए अपने स्टडीज़ में परस्यू किया। इस बार मैं एग्ज़ाम दे के आया और लोग बड़ी बेसब्री के साथ, मेरा पूरा परिवार रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था कि इस बार रिज़ल्ट क्या होगा। क्योंकि इस साल वो क्षण था कि शायद अगर मेरा नहीं होता तो शायद मैं क्या करता, ये मुझे भी नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होता या फिर मैं क्या करता। क्योंकि मैं बस एक 12th पास था और मेरे साथ के जो बच्चे थे वो एक अच्छा पैकेज उठा रहे थे। मैं अंदर से काफ़ी टूटा था, काफ़ी निराश था कि यार इस बार क्या रिज़ल्ट होगा। लेकिन हाँ, इतना तो मुझे मालूम था कि इस बार रिज़ल्ट अच्छा होगा, क्योंकि इस बार मैंने वो सारी गलतियाँ नहीं करी जो हर साल करते आया था। रिज़ल्ट आने वाले दिन बस वो बात हमको पता था कि आज मेरा रिज़ल्ट आएगा, और वो मेरे बड़े चाचा को पता था कि आज रिज़ल्ट आएगा। तो हमसे मॉर्निंग में पूछे थे कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो मैंने बोला शाम में आ जाएगा। और शाम को रिज़ल्ट नहीं आया, रात में 10 बजे आया था। और मेरी पूरी फैमिली जो थी वो खाना खा रही थी, सब लोग साथ में बैठ के, और मैं फ़ोन पे बिज़ी था। तो चाचा बोले कि फ़ोन पे क्या कर रहे हो, पहले खाना खा लो फिर फ़ोन चलाना। मैंने बोला कि यार रिज़ल्ट आने वाला है आज। तो पूरी फैमिली मेरी तरफ देखने लगी और सब लोग कहें कितने बजे आएगा, मैं बोला 10 बजे। और इसी बीच रिज़ल्ट जो होता है वो आ जाता है। और जब मैं बोलता हूँ कि मेरे नंबर जो 620 आए, मेरा पूरा परिवार, इनफैक्ट जो मेरे चाचा थे, वो अपने जगह पे कूदने लगे। इतना खुश उनको मैं शायद अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था कि जिस तरीके से वो खुश थे उस टाइम पे। शायद वो मेरे 5 साल की तपस्या पूर्ण होती नज़र आ रही थी। एक मिडिल क्लास का बच्चा कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके जो फादर होंगे उसके गले लगाएंगे, उसकी पीठ थपथपाएंगे। मैं भी आज तक कभी ये अनुभव नहीं किया था कि बाप का गले लगाना क्या होता है। जब मेरा रिजल्ट आता है तो पहली बार वो क्षण आता है शायद, और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं उस पल को याद करता हूँ कि काश वो दिन हर एक नीट एस्पायरेंट का बच्चा, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बच्चा देखे, जब उसका पिता उसको गले लगाता है। और जब वो सुने कि मेरे 620 नंबर है, उन्होंने मुझे गले लगा लिया और मेरी पीठ थपथपाई और आंखों में आंसू लेके बोले, आज तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। जो ताने हमने सुने और जो ताने हमने सहे, उससे कम जो तुमको हमने आज तक बताए, आज वो सारे के सारे ताने ताने रह गए। आज तुम एक सफल डॉक्टर बन जाओगे, और हमेशा अच्छे से पढ़ना। एक स्ट्रगलिंग बॉय के लिए, एक स्ट्रगलिंग मिडिल क्लास फैमिली बच्चे के लिए इससे बड़ा मोमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है। और आज तक मैंने अपने पापा से कभी कोई भी किसी भी चीज़ के लिए खुल के नहीं बोला, क्योंकि वो एक मामूली से किसान थे, और इतनी ज़्यादा उनकी पूरे महीने की जो खर्च होती है वो 150 रुपये होती है। और उनसे अपनी ज़रूरतें की चीज़ें मांगना, वो शायद मेरे से ज़्यादा उनके लिए कष्टदायक हो जाती है। जब एक पिता से आप बोलते हैं, अगर वो पिता उस चीज़ को नहीं कर पाता आपके लिए, तो आपसे ज़्यादा उस पिता को तकलीफ़ होती है कि आज मैंने ये चीज़ अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाया। और वो चीज़ ना सोचे मेरे पिता, इसीलिए मैंने आज तक कभी किसी भी चीज़ के लिए मैंने खुल के कोई भी प्रस्ताव उनके सामने रखा नहीं। लेकिन एक बुरा समय था, बुरा समय तो नहीं कह सकते, फिलहाल एक स्ट्रगलिंग फेज़ था लाइफ का,
जो एक एंड पे आके समाप्त हुआ, एक अच्छे मोड़ पे आके ख़त्म होता है कि पूरी फैमिली खुश होती है, एक पूरी फैमिली अच्छे सपोर्ट करती है। और मेरी पूरी फैमिली हमेशा मेरे साथ रही है, पूरी फैमिली। सबसे पहले 2-3 चीज़ें कि आपको एक जो एटलीस्ट जो नीट का बच्चा होता है उसको बहुत ध्यान रखनी होती है। पहला कि उसका जो स्वास्थ्य है, उसका जो हेल्थ है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। शायद शायद ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए कि कभी भी हेल्थ इश्यू नहीं आना चाहिए। और अगर आप हेल्थ डिस्टर्ब हो गया आपका तो आपकी पढ़ाई काफ़ी नुकसान होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रिवीज़न, आपको वीकली रिवीज़न करते रहना चाहिए। अगर आप वीकली रिवीज़न नहीं करेंगे तो आप किसी भी टॉपिक में लैग होते चले जाएँगे, किसी भी टॉपिक आपसे दूर होता चला जाएगा। आपको वीकली रिवीज़न्स करने हैं, मतलब करने हैं। और आपको जो भी टेस्ट दे के आएँ उसका थॉरोली इंस्पेक्शन करना है, उसको थॉरोली एनालिसिस करना है कि मैंने जो क्वेश्चंस किए हैं वो भी और जो क्वेश्चंस नहीं किए वो भी। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं वो कौन सा मेथड से मैंने किया है और कौन से मेथड से किए जा सकते हैं, वो मेथड्स हमको सीखने की ज़रूरत है। और जो क्वेश्चंस हमको नहीं आए वो क्वेश्चंस क्यों नहीं आए, वो मैं टॉपिक पढ़ के गया था, उसके बावजूद वो क्वेश्चंस हमको नहीं आए, और नहीं आए तो क्यों नहीं आए, उस पॉइंट पे हमको काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब तक हम पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक हम एग्ज़ाम में बैठने के लिए काबिल नहीं है। पेपर एनालिसिस इज़ की टू सक्सेस। अगर आप पेपर एनालिसिस नहीं करेंगे, एक मतलब आप एक जो प्रोसीजर है वो आप नहीं कर रहे हैं नीट को क्रैक करने के लिए। पेपर एनालिसिस, रिवीजन एंड लास्ट अटेम्प्ट में आते आते आपको फुल पेपर देना चाहिए। जैसे कि एलन वगैरह में मेजर पेपर होता है कि पूरे सब्जेक्ट का, पूरे चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट होता है, तो आपको 720 नंबर वाले जितने भी पेपर है ना, 720 नंबर का पूरा पेपर जो होल सोल पेपर होता है उसको देना होता है। और कम से कम 10 से 15 पेपर पूरे कंप्लीट 720 नंबर के दे के कंप्लीट पूरी तरीके से तैयार होकर जाना चाहिए एग्ज़ाम के हॉल में। और एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में जो एग्ज़ाम हॉल का जो पीयर प्रेशर होता है उसको झेलने के लिए, जो एग्ज़ाम हॉल का जो पीयर प्रेशर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आप स्टार्टिंग में अपने आप को संभालिए, एक दो क्वेश्चंस करिए। स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस नहीं है तो उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। अभी वहाँ पे स्ट्रेस मत लीजिए हमको यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि आप वो क्वेश्चन के चक्कर में आप अगला क्वेश्चन और ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे। तो आप स्टार्टिंग में, सबके साथ होता है कि कभी एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नहीं आता, दो क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए, अगला वाला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। आप जैसे जैसे देखेंगे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, मतलब पेपर आगे आप सॉल्व करते जाएंगे, आपको पेपर इजी लगने लग जाएगा। इस तरीके से आपको कभी हेक्टिक नहीं होना है क्लासरूम के अंदर में, एग्जाम हॉल में। और अपने कंसंट्रेशन ये बनाए रखना है कि 3 घंटे के पेपर को हमको पूरी अपनी फुल पोटेंशियल के साथ में, मतलब ध्यान हमारा इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, और एग्जाम हॉल में जाता भी नहीं है, बस अपने आप को कंसंट्रेट करके अपने पेपर के ऊपर में फोकस करना होता है। मैं जो स्टॉक नीट का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरीके से ये जो स्टॉक नीट न केवल टॉपर बल्कि एक साधारण से स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं, सुनाते हैं और उनकी कहानी लोगों के बीच लाते हैं, उनका बहुत आभार। क्योंकि मेहनत सब करते हैं, न कि केवल एक टॉपर बच्चा ही मेहनत करता है कि उसने 720 लाया, बल्कि एक वो बच्चा भी मेहनत करता है जो 650 नंबर लाता है और 650 प्लस भी लाता है, वो भी एक मेहनत किया हुआ डिजर्विंग बच्चा होता है कि उसकी कहानी भी लोग सुने, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत की होती है।